हैं वो ए कह रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन खूब है आपकी इसमें, है ना। 32% ये और 49% ये आंसर। इसमें कंफ्यूजन हमें होती क्यों है ये समझते हैं पहले तो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, असर्शन यानी कि एक कथन देंगे और उसका रीजन देंगे, है ना। एक कथन हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे और उसका रीजन देंगे कि ये तो है अभिकथन, इसको पढ़ो और क्या इसका ये रीजन सही है। रीजन सही से पहले हमें ये जानना होगा क्या ये कथन अपने आप में सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टेटमेंट क्या है, डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप। यानी जो डिले है, यानी बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए, यानी मान लीजिए किसी का विकास, किसी को 2 साल में चलना फिरना आ जाना चाहिए था, बट बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा जबकि बोलना आ जाना चाहिए था, तो देरी हो गई, डिले हो गया विकास में, विकास की प्रक्रिया में। तो शारीरिक विकास की बात स्पेशली हो रही है। मान लीजिए हाइट इतनी बढ़नी चाहिए थी या शरीर के अंग जो है वो डेवलप होने चाहिए थे, उसमें देरी हो गई। इसके लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखिए अगर बच्चों को खाना ही नहीं मिला फिर, है ना, अगर न्यूट्रिशन की कमी हो गई, एनवायरनमेंट में स्टिमुलेटिंग चीजें नहीं है, प्रॉपर उसको अगर फीडिंग भी नहीं मिली, तो भी शारीरिक विकास गड़बड़ा जाएगा। तो सिर्फ हेरिडिटी पे बेस नहीं होता, हालांकि हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है क्या, फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारे शरीर की बनावट है। लेकिन अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी विकास परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का, नेचर और नर्चर दोनों का। नेचर किसको कहते हैं, नेचर हम हेरिडिटी को, जेनेटिक मेकअप को कहते हैं, और एनवायरनमेंट हम वातावरण को कह रहे हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, ये बात हमें पता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भैया जो फिजिकल डेवलपमेंट में देरी है उसका कारण सिर्फ जीन्स हैं, तो ये तो बात ही अपने आप में गलत हो गई। जब पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम आगे की बात तो तब सोचेंगे, पहले यही गलत है। तो वो कौन से लोग हैं जो ए एन आर को ट्रू बता रहे हैं, ऐसे रट्टे हमें नहीं लगाने पेपर में। अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, बेशक आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं भी है, क्योंकि अब आपके पास समय उतना नहीं है, लेकिन अगला 1 महीना क्रूशियल रहेगा लेट्स लर्न पे, ठीक। तो उस केस में ये बात गलत है ना, फॉल्स है। हम अपनी समझ का भी तो प्रयोग करेंगे, ठीक। हेरिडेटरी फैक्टर्स आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सेकंड में कहा है, इसका कारण यह दिया है कि शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। यार दे ओनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ना, सोनली रिस्पॉन्सिबल कैसे कह देंगे हम इस चीज में, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एक डिफरेंट बात है। सोनली का मतलब हो गया एकमात्र जिम्मेदार कारक जो है वो हेरिडिटी ही है, फिर तो खाना दो ही मत बच्चे को, फिर तो दूध पिलाओ ही मत, ना डॉक्टर के पास ले जाओ, अब तो हेरिडिटी है जो है, एनवायरमेंट तो मैटर नहीं करता इस हिसाब से। तो ये भी बात उतनी ही गलत है जितनी इसका रीजन, उतना ही गलत है जितना स्टेटमेंट गलत था। तो दोनों ही बातें गलत हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन गलत है, दोनों ही गलत हैं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जी नहीं, बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों ही क्या हैं, गलत हैं, दोनों ही यहाँ पे गलत हैं। तो ए ऑप्शन यानी डी ऑप्शन सही है, सिर्फ 50% लोग ही इसका सही उत्तर दे पाए। खैर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहेगा, लेकिन समझना है पहले। पढ़ के क्वेश्चन को अगर हमने समझ लिया तो हमारी 50% जो टेंशन है वो वहीं खत्म हो गई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। ये क्वेश्चन फिक्स्ड है क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है, मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक। कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। सूक्ष्म कौशल हमारा एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स, दूसरी है हमारी फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। तो अगर हम ग्रॉस मोटर की बात करें तो ग्रॉस में क्या आता है, बड़ी मसल, इसको हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं। और बड़ी मसल में क्या आएगा, हमारे हाथ और पैरों की मसल्स, है ना, कौन सी हैं, आर्म्स और लेग्स की मसल की जब भी बात होगी तो आप समझेंगे कि भैया स्थूल गतिक कौशल की बात हो रही है, किसकी, क्रॉस की बात हो रही है। लेकिन फाइन मोटर स्किल्स, रनिंग क्या है, इसमें ग्रॉस यूज होता है क्योंकि आर्म्स और लेग्स यानी हाथ और पैरों की मांसपेशियों का प्रयोग होगा। वॉकिंग में भी जब आप वॉक कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं भाई, आप अपने हाथ पैरों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी ग्रॉस हो गया। स्क्रिबलिंग यहाँ पे सही उत्तर है, कितने लोग सही दे रहे हैं, 86% लोग सही आंसर दे रहे हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। इसको घसीट कर लिखना या पहली स्टेज मानी जाती है राइटिंग की, कि बच्चे के हाथ में पेन दे दो, वो कुछ भी कीलम कांटी करता रहेगा दीवार पे, पेपर पे, जो उसे मिलेगा। स्क्रिबल यानी अब वो फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग कर पा रहा है। विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडिल चाइल्डहुड स्टेज। मिडिल चाइल्डहुड स्टेज, जनरली मिडिल चाइल्डहुड नहीं पूछता बट कभी कभार पूछ भी लेता है, यानी मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चा होगा उसकी क्या विशेषता होगी। जनरली हम अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड समझते हैं, अब समझते हैं मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल मतलब इन दोनों के बीच में कहीं होगा, ठीक, समझेंगे। अ चाइल्ड हु इज बिगिनिंग टू इमिटेट सोशल रोल्स व्हाइल एंगेजिंग इन मेक बिलीव प्ले। ये मेक बिलीव प्ले होता है, बच्चा डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है ना, तो ये
प्री ऑपरेशनल या अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का समय है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड है तो मिडिल तो नहीं होगा। A child who has developed an understanding of the meaning of rules and can reason, यानी थोड़ी थोड़ी रीजनिंग आनी शुरू हो गई है, तो मिडिल की ही बात होगी कहीं। जब हमें पता है लेटर चाइल्डहुड में रीजनिंग आती है, तर्क जो है वो 7 से 11 वर्ष की उम्र में आता है, या हम कहें उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 के वर्ष में आता है, तो इसके बीच में कहीं आएगा। ठीक है दीप्ति शर्मा, चलिए समझते हैं। सी ऑप्शन है, आ चाइल्ड हु कैन हाइपोथेसाइज पॉसिबल कॉजेज एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स। देखो हाइपोथेसाइज का मतलब है फॉर्मल ऑपरेशनल पियाजे के अकॉर्डिंग, है ना। डेवलपमेंट किसी भी थियरी को आप जोड़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो उससे जुड़ नहीं सकती। डी ऑप्शन है, आ चाइल्ड हु इज जस्ट बिगिनिंग टू शो फाइन मोटर स्किल्स सच एज ग्रास्पिंग अ पेंसिल एंड अदर सच ऑब्जेक्ट्स। तो ये फाइन मोटर स्किल्स में शुरू हो जाता है कि बच्चा, सॉरी अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो जाता है जब बच्चा पेन पकड़ना सीखता है पहली बार, तो ऐसा थोड़ी कि फाइन मोटर स्किल्स को शुरुआत जो है वो मिडिल चाइल्डहुड में होगी। तो एक ही ऑप्शन सही है, अ चाइल्ड हु हैज डेवलप्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड कैन रीजन। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, यानी जब आप उसको जोड़ना घटाना भी समझा। लॉट्स ऑफ क्यूज अबाउट जेंडर एप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग कम फ्रॉम फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट्स। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक से जुड़ेगा, है ना। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त यानी लिंग उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। अप्रोप्रिएट वेज ऑफ बिहेविंग, यानी महिलाओं को ऐसे बिहेव करना चाहिए और पुरुषों को ऐसे बिहेव करना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये जेंडर एप्रोप्रिएट रोल्स हैं, जेंडर एप्रोप्रिएट वेज हैं, जो हम कहां से सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं। ठीक, तो वेज कहां से आती हैं, और ये चीजें बहुत हद तक फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट से। बच्चे ने कोई एड देखा, कोई एडवर्टीजमेंट देखा, कोई फिल्म देखी और वो उसी तरह से बिहेव करने लगता है। दिस हाईलाइट्स द रोल ऑफ, किसका रोल हाईलाइट हो रहा है यहाँ, मीडिया का, स्कूल का। स्कूल थोड़ा ना, जब बात हम फिल्म और एडवर्टीजमेंट की कर रहे हैं तो ये दोनों मीडिया का हिस्सा है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो आपका फिल्म्स हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो। ठीक है जी, तो मीडिया तो सही है। द रोल ऑफ मीडिया एज अ डैश एजेंसी, क्या प्राइमरी एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी तो भैया परिवार होता है सोशलाइजेशन में, प्राथमिक कारक। सेकेंडरी एजेंसी क्या है, ये सेकेंडरी एजेंसी गौड़ कारक है, द्वितीयक कारक है। तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ऑपरेशनल पीरियड, याद कीजिए पियाजे को, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनसे कभी क्वेश्चन ना आए। 2 से 7 वर्ष। प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। पहला ऑप्शन है एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्टिंग थिंग, यानी अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन तो भैया फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है, यानी 11 साल के बाद, और ये 2 से 7 वर्ष का समय है। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से याद रखते हैं, सम पीपल कांट फोकस से। S फॉर सेंसरी मोटर, जन्म से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी 11 एंड अबव। ठीक, तो अमूर्त चिंतन तो यहां आता है। ठीक, एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये सेंसरी मोटर में ही आ जाती है, आनी शुरू हो जाती है कि बच्चे ने बॉटल को देखा, वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। ठीक, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, ये भी यहां पूरी तरह से नहीं आ पाता। जो दूसरों के पर्सपेक्टिव को लेना है वो कहीं ना कहीं इस अवस्था के अंत में आता है, या फिर जनरली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आता है। तो इनके पास आंसर ऑप्शन था कि दोनों को सही मान सकते थे, बट सीटेट है, CBSE है, बोर्ड है, अपने हिसाब से मानता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, ये भी फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। ठीक, इसको भी हम कि दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ जाएगा, अभी तो ईगो सेंट्रिक है, इसको भी हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में मानते हैं कि 7 से 11 में आएगा जनरली। ठीक, लेकिन कई बार इस स्टेज के अंत में भी देखा जाता है कि आ जाता है। ठीक, यहाँ पे आंसर बी सही है, जो कि आप लोग दे रहे हैं 46% लोग। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। ये टीचर को सी क्यों नहीं होना चाहिए, है बताइए एक बार, सी क्यों नहीं होना चाहिए। 27% लोग सी की तरफ भी जा रहे हैं। देखो उस उत्तर की तरफ जाओ जो ज्यादा बेहतर हो, है ना। हो सकता है चारों ऑप्शन पेडागोजी में सही हो, लेकिन जो ज्यादा बेहतर हो, जो बच्चे की भलाई ज्यादा चाहता हो और जिसके अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होना है, क्लास में बच्चों को एक्टिव होना है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कुछ हो जाए, उसकी क्यूरियोसिटी, उसका एक्सपेरिमेंट, वो सब चीजें बनी रहनी चाहिए। एम्पैथी और ट्रांसपेरेंसी की बात ये तो अंडरस्टूड ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या होगा ये तो कोई भी कहेगा, पियाजे क्या कहेंगे, कोई भी कहेगा। लेकिन जब पियाजे बात करें तो वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, बच्चा रचना करे,
है ना, लिटिल साइंटिस्ट हैं बच्चे, नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो टीचर का मोबाइल होना, मोबाइल मतलब डायनामिक होना जरूरी है, गतिशील होना जरूरी है, कि वो एंथुजियास्टिक हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, टाइम के साथ चेंज हो सके, कॉन्फिडेंट हो, बहुत सारी चीजें उसमें होनी चाहिए जो परिवर्तन ला सके और बच्चे में भी वो एनर्जी आगे ट्रांसमिट कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है कि सिचुएशन, टाइम, बच्चे जो भी चीजें आसपास हैं उनके अनुसार एनवायरमेंट में वो एडजस्ट हो सके या अडेप्ट कर सके, लचीला हो। ऐसा नहीं है किसी बच्चे को मान लीजिए अगर किसी एक चीज में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं तुम्हें तो यही करना है, वो नहीं होना चाहिए। तो टीचर का फ्लेक्सिबल और मोबाइल होना यहाँ आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। लेव वाइगोस्की के बारे में एक विचार है, पढ़िएगा। वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की और पियाजे इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको हिंदी पेडागोजी में, इंग्लिश पेडागोजी में, कई बार मैथ्स पेडागोजी में भी पियाजे से क्वेश्चन आ जाता है। तो सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, सीडीपी में तो आते ही हैं 3-4 नंबर, 5 नंबर तक भी चला जाता है कई बार, दोनों को मिला करके। ठीक है ना? बताइएगा एक बार। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आपकी बात करते हैं, जो कि 29,000 लोग हैं अभी। देखिए, जिनमें से सिर्फ 15,000 लोग इतने बढ़िया हैं कि वो अपने आप लाइक करते हैं। लाइक वाइक तो खैर अब आप छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए वाइगोस्की के विचार में। कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। भाई वाइगोस्की वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं एससीएल बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएल नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं, एससीएल, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी तीनों चीजें इंपॉर्टेंट टूल का काम करती हैं, एक यंत्र का काम करती हैं। एक टूल, जैसे आप एक स्क्रू ड्राइवर है या आपका एक पेचकस है, उससे किसी चीज को खोलते हैं तो वो टूल है ना? उसी तरह से लैंग्वेज टूल है, किस चीज के लिए? आपके संज्ञान, आपकी बुद्धि के विकास के लिए। मैं और आप अभी यहाँ बात कर पा रहे हैं जिससे आपकी समझ बेहतर हो रही है, टॉपिक्स को आप समझ पाते हैं, चाहे वो किताब पढ़ के समझें, कोई वीडियो देख के समझें, क्लास अटेंड करें, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, किसी दोस्त से करें। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम? भाषा का। तो भाषा हमारी समझ को विकसित करने में क्या है, अगर लैंग्वेज नहीं होती तो मैं और आप शायद यहाँ बात नहीं कर पा रहे होते, इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे होते। ठीक, तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाषा संज्ञान से स्वतंत्र है। ये बात बिल्कुल गलत है। भाषा तो क्या है? एक यंत्र है, एक टूल है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र का मतलब हो गया भाषा का कोई प्रभाव आपके समझ पे नहीं पड़ता, आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपके मानसिक विकास पर नहीं पड़ता, आपकी बौद्धिक क्षमताओं के विकास पर नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी संज्ञान से भाषा का विकास होगा। मे बी लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। यह बात हमें इससे कहीं बेहतर नजर आ रही है कि जब वो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज हेल्प करती है हमारे संज्ञान, हमारी समझ को बेहतर करने में, ऐसा नहीं हमारा संज्ञान मदद कर रहा है, दोनों इंटर रिलेटेड हो सकते हैं, बट क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? वाइगोस्की की। तो वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज क्या है? एक टूल है हमारे संज्ञान को बेहतर बनाने में। लैंग्वेज के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं, हमारी बुद्धि अच्छी विकसित होती है। तो लैंग्वेज फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है? सुगम बनाती है, यानी लैंग्वेज हेल्प्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हम कह सकते हैं। 3 प्रकार की भाषा के बारे में वाइगोस्की ने बात की है। एक है सोशल स्पीच, जो जन्म से 2 वर्ष में बच्चा अपने आसपास बोलना सीख जाता है। फिर आती है प्राइवेट स्पीच, 3 से 6 वर्ष, यानी वो खुद से ही जोर जोर से बोल करके बातें कर रहा है, ये हेल्पफुल है। इसी को पियाजे ने क्या कहा है? ईगोसेंट्रिक। और फिर आता है आपका तीसरा प्रकार साइलेंट इनर स्पीच, आपका 6 साल के बाद, यानी आप मन मन में कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी गालियां, किसी को भी अच्छी बातें, है ना, क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन किसी को सुनेगा नहीं, तो उसको साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। डी ऑप्शन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि संज्ञान का कोई संबंध नहीं है भाषा से। ठीक है, क्लियर है? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि लैंग्वेज जो है वो फैसिलिटेट करती है संज्ञान को। और संज्ञान में क्या क्या चीजें आती हैं? हमारा सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्या? थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितनी भी चीजें दिमाग से होती हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। और पियाजे और वाइगोस्की दोनों ने इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, यानी हमारे संज्ञान का विकास कैसे होगा, बच्चे की समझ कैसे विकसित होगी, इसी की बात पियाजे और वाइगोस्की ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके अगर 1-2 दोस्त ऐसे हों जिनको लग रहा हो अभी पेपर क्लियर नहीं हो सकता, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि बहुत सारी उम्मीद है अभी तो, है ना। लोग 1-1 हफ्ते लास्ट में पढ़ के कर देते हैं, आप कैसे परेशान हो रहे हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कौन से वो कारक हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर बनाते हैं, सुगम बनाते हैं वाइगोस्की के अनुसार। याद रखिएगा, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, आपके ज्यादातर क्वेश्चंस वाइगोस्की के इन्हीं 3 बातों से सॉल्व हो जाएंगे। बीपीएल से याद रखना है एससीएल, बीपीएल बोले तो बिलो पॉवर्टी लाइन, एससीएल बोले तो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज।
ठीक, तो ये कह रहे हैं कि कल्चरल टूल्स सही बात है, सोशल इंटरेक्शन सही बात है, इक्विलिब्रेशन ये तो पियाजे कहते हैं। वाइगोस्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा अपनी थ्योरी में। रिवॉर्ड की बात पियाजे भी नहीं करते और वाइगोस्की भी नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हट ही गया। तो ये दोनों ऑप्शन चले गए। ठीक, सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क, भाई जो भी हम अपने समाज में, मान लीजिए आप देसी नुस्खे, कई बार आपको कोल्ड होता है तो मम्मी दादी या कोई आपको उस तरह का आपको सलाह क्या मिलेगी कि ये खा लो, है ना, किसी को पेट में दर्द है तो अजवाइन और नमक खा लो, ये खा लो, फलाना कर लो। ये कहां से आ रहा है? ये समाज और संस्कृति से आ रहा है। ये वो ज्ञान है जो समाज और संस्कृति से डिलीवर हुआ है हमारे अंदर। कोई अलग से इस चीज के लिए बाहर से कोई टीचर नहीं आया है या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो अचानक से आपके अंदर आ गया हो। तो क्योंकि वाइगोस्की ये कहते हैं कि समाज और संस्कृति और भाषा तीसरी चीज है ही, भाषा के माध्यम से तो हम समाज और संस्कृति को आगे ट्रांसफर कर पा रहे हैं ना, तो इन तीनों से विकास होता है बच्चे का। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2। कितने लोग सही कह रहे हैं? 78% लोग सी ऑप्शन, क्योंकि थर्ड और फोर्थ सही नहीं हो सकते, ये दोनों गलत हैं। सेकंड और थर्ड, जहां पे भी थर्ड या फोर्थ में से कोई आ गया वो ऑप्शन तो खराब ही है। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड, जल्दीबाजी में आंसर ऐसे मार्क नहीं कर देना ये सही लगा और बस टिक करके निकल गए। पढ़ना है पूरा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत अब ये लोग देने लग गए हैं जहां पे आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा या स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे या ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो जल्दी में सॉल्व नहीं करना। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप टाइम नहीं लगाएंगे इस चीज में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये क्या कहता है? चाइल्ड सेंटर्ड। 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से, और इससे आसान टॉपिक दुनिया में नहीं है कहीं, बिलीव मी दुनिया में नहीं है। बस इतना याद रखना है, बच्चा क्या है? क्यूरियस है, क्रिएटिव है, सीखने की क्षमता रखता है। 3 बातें याद रखनी है। ठीक, अभी मैं बता दूंगी। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम यानी जहां बच्चा सेंटर में है। एक बाल केंद्रित कक्ष में लर्निंग कैसे होती है? बच्चे को सेंटर में रख के होती है। और कैसे होती है? यानी बच्चे के इंटरेस्ट, उसकी रुचि, उसका पेस, वो किस गति से सीखता है, उसका एप्टीट्यूड, वो किस क्षेत्र में अच्छा है, उसका एटीट्यूड क्या, उसके बिलीव्स हैं, किस बैकग्राउंड से वो आता है। यानी बच्चे को सेंटर में रख करके हम सिखाते हैं, इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड कह रहे हैं। पहले टीचर सेंटर्ड होता था, और चाइल्ड सेंटर्ड में टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव हैं। एक बात याद रखेंगे, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं चाइल्ड सेंटर्ड में। ठीक, हैपेंस बाय पेयरिंग ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये बिहेवियरिस्टिक बातें हैं। उद्दीपक और प्रतिक्रिया को जोड़ दीजिए। यानी जैसे कुत्ते को खाना मिलता था पावलोव के केस में, और वो जो खुशबू है उस खाने की वो स्टिमुलस है, और लार का आना मुंह से वो क्या है? रिस्पॉन्स है। हालांकि पावलोव पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है सीटेट के लेवल पे। इतनी लर्निंग थ्योरीज में मत डूब जाना, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन इज डिपेंडेंट ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। कोई भी अच्छी एजुकेशन आज की डेट में रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात नहीं करेगी कि पुरस्कार और दंड। ये क्या है? ये बहुत ही खराब तरीका है किसी को कुछ सिखाने का, है ना। ये ऐसा है जैसे हम एनिमल्स को ट्रेन करा रहे हो। सी ऑप्शन है इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा सह निर्मित होती है लर्निंग। कहां पर? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में को कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी टीचर और बच्चे दोनों सक्रिय हैं। वो ऑप्शन बेस्ट है पेडागोजी में, अगेन जहां बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चे की भलाई, जहां उसको सीखने को मिल रहा हो, यानी बच्चे का सक्रिय होना जरूरी है। 77% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। डी ऑप्शन है इज डिपेंडेंट सोनली ऑन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, रोल इज पैसिव। देखिए बच्चे को पैसिव आप नहीं रख सकते, निष्क्रिय नहीं रख सकते, आप बच्चे को एक्टिव रखते हैं। शिक्षक और छात्र द्वारा सह निर्मित होता है ज्ञान। कहां पर? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। कि एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग ने थियोरी दी है नैतिक विकास के सिद्धांत की। डू चिल्ड्रन इग्नोर द इंटेंशन ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की क्या इंटेंशन है। मान लीजिए किसी से कोई चीज टूट गई, तो वो गलती से टूटी है या उसने जान के तोड़ी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को। कुल मिला के फर्क ये पड़ता है, अपने भाई बहन से कुछ खराब हो गया, अब देखना मैं मम्मी को कहूंगा तुमने ये खराब कर दिया, है ना। वो ये मानते ही नहीं है कि हुआ है, इंटेंशन नहीं थी, गलती से हो गया, कुछ नहीं। वो कहेगा अब देखना डांट पड़ेगी मम्मी से और मैं बताऊंगा या बताऊंगी कि तुमने ये खराब किया है। ठीक, तो वो इंटेंशन नहीं देखता। एंड इंस्टेड फोकस ऑन द फियर ऑफ अथॉरिटी। किस पे फोकस है? डर पे। किससे? अथॉरिटी से। माँ बाप हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा करते हैं, यानी इंटेंशन नहीं देखते, और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी चाहे इंटेंशन कोई भी हो, अगर कुछ गलत हुआ है पनिशमेंट मिलेगी, बात खत्म। इसलिए आज्ञा का पालन करना चाहिए। कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट लेवल है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। ए ऑप्शन 49%। ही इतना आसान क्वेश्चन है, उसका भी जवाब सिर्फ 50% लोग दे पा रहे हैं पोल में। है पोल इसलिए दिया जाता है कि आप बता सके, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं लगेगा, ये थियोरी आपको समझ में नहीं आ रही है ना। चलिए खैर श्वेता देखिएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी उसका ध्यान सिर्फ पनिशमेंट पर है कि अगर कोई काम हुआ है गलत या कुछ भी हुआ है उसके पीछे इंटेंशन क्या है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, ओबीडियंस क्या है? आज्ञा का पालन करना है क्योंकि पनिशमेंट से बचना है। उसकी अपनी कोई मॉरलिटी नहीं है, इंटेंशन कुछ नहीं है। ये क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल है।
प्री कन्वेंशनल लेवल है, पूर्व पारंपरिक स्तर है। लॉ एंड ऑर्डर फोर्थ स्टेज हो जाएगी। ये यहाँ पे इसलिए हम नियमों का पालन कर रहे हैं ताकि समाज में एक लॉ बना रहे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, समाज की भलाई के लिए अगर नियमों को बदलने की जरूरत पड़े तो आप बदल दीजिए। गुड बॉय गुड गर्ल है कि उसको दूसरों से तारीफ सुननी है, ये थर्ड स्टेज होती है। गुड बॉय गुड गर्ल ये पहली स्टेज है, स्टेज 1 है ये, जो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।